गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स, अपना नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 3 चैप्टर फ्रेंड्स अपने बचे हैं। कैपिटल गेन, उसके बाद स्टार्ट होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसके बाद स्टार्ट होगा लास्ट चैप्टर सैलरी, राइट। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। गुड मॉर्निंग सुगराज, गुड मॉर्निंग। चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 45 ब्रैकेट 1, profit or gain resulting from transfer of capital asset during the previous year shall be considered income for the same year in which transfer occurred। जिस साल में आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, जिस साल में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, टैक्स उस साल में लगेगा, ठीक है। मिस्टर रोहन ट्रांसफर्ड गोल्ड 24 फरवरी 2026 फॉर 7 lakhs बट पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15/5/2026। गोल्ड ट्रांसफर किया कब, सेल कब किया? 24 फरवरी 2026, यानी 25-26 में गोल्ड सेल किया, बट पैसा रिसीव हुआ 26-27 नेक्स्ट ईयर में। इन दिस केस कैपिटल गेन भी शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 25-26। जिस साल में मैंने एसेट को ट्रांसफर किया उस साल मुझे टैक्स देना है, उस साल मेरे को टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, राइट। पेमेंट कब रिसीव हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट कब रिसीव हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1-2 सिचुएशन आगे जाके आएंगी जब पेमेंट कब रिसीव हुआ फर्क पड़ेगा, बट अभी नहीं। इन जनरल पेमेंट कब रिसीव हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कब ट्रांसफर किया उससे फर्क पड़ता है, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फ्रेंड्स देखो, कैपिटल गेन का चैप्टर चल रहा है अपना, शुरू किया है हमने अभी, राइट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का चैप्टर हमने शुरू किया है। कैपिटल गेन क्या है फ्रेंड्स? कोई भी एसेट मैं ट्रांसफर करूंगा, कोई एसेट मैं ट्रांसफर करूंगा। मैंने वर्ड सेल नहीं बोला, मैंने वर्ड ट्रांसफर बोला है, बस ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि खाली इसके अंदर सेल कवर नहीं होती है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की तब कैपिटल गेन आएगा। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बिना सेल किए, कई सिचुएशन आप देखेंगे ट्रांसफर की, तब भी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी और तब भी कैपिटल गेन आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपने उस प्रॉपर्टी को भी सेल नहीं किया, ट्रांसफर की है। अलग अलग सिचुएशंस ट्रांसफर की आएंगी, ठीक है। तो वर्ड हम सेल नहीं बोलेंगे, वर्ड हम ट्रांसफर बोलेंगे कि मैंने किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया। अब कौन सी कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट फ्रेंड्स देखो 2 तरह की हो सकती है, 2 तरह की कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट होगी मेरी शॉर्ट टर्म और एक होगी मेरी लॉन्ग टर्म, दोनों के डिफरेंट रूल। मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, डिफरेंट रूल। मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, डिफरेंट रूल, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट कौन सी हुई? शॉर्ट टर्म एसेट हुई फ्रेंड्स जिस एसेट को मैंने थोड़े से पीरियड के लिए अपने पास रखा और उसके बाद सेल कर दिया। किसी एसेट को मैंने थोड़े से पीरियड के लिए अपने पास रखा और उसको सेल कर दिया, तो वो मेरी कौन सी हो गई? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर मैंने किसी एसेट को बहुत लंबे पीरियड के लिए, एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रखा, खरीदा, रखा काफी टाइम और उसके बाद उठा के उसको सेल कर दिया, वो कौन सी हो जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। तो कैपिटल एसेट मेरे को, जब भी मैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा जी? प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के बाद निकालूंगा जी उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। यही 2 कैलकुलेशन हमें करनी है कि सबसे पहला प्रॉफिट कितना है, दूसरा उस प्रॉफिट पे टैक्स कितना बनेगा। ये 2 कैलकुलेशन, इनकम और टैक्स, 2 चीजें निकालने वाले हैं, पहले इनकम फिर टैक्स। अब इनकम कैसे निकलेगी? इनकम निकालने के लिए फ्रेंड्स मुझे पता होना चाहिए कि कोई भी एसेट कब शॉर्ट टर्म होगी और कब लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि दोनों के
टाइम अलग है, दोनों के टैक्स के रेट अलग है, राइट। तो एसेट शॉर्ट टर्म कब होगी, शॉर्ट टर्म कब होगी फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म डिफाइन करने के लिए एसेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कैटेगरी नंबर 1 और एक कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में आएंगे, एक तरह से समझो लिस्टेड शेयर्स, राइट। इसके अलावा लिस्टेड शेयर्स, राइट, म्यूचुअल फंड आएंगे इसके अंदर, यूनिट्स आएंगे, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, इक्विटी बेस्ड यूनिट्स, वो सब इसके अंदर आएंगे, लिस्टेड शेयर, राइट। नंबर 2 अदर एसेट, लिस्टेड शेयर, अदर एसेट, राइट। जितने भी लिस्टेड शेयर्स होंगे, लिस्टेड शेयर्स मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग है, वो स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग होती है, राइट। उनके केस में आपको देखना है 12 मंथ का पीरियड, 12 मंथ। अगर पीरियड अप टू 12 मंथ है, मैंने कब खरीदा और कब बेचा, उसका जो अंतर है वो 12 महीने तक का है, तो वो क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म। और इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स तो बनेगा शॉर्ट टर्म, राइट। और इफ इट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म, ठीक है। कौन सा? शेयर्स। ये शेयर्स का हमने देखा कि लिस्टेड शेयर्स है मेरे पास, मैंने कब खरीदे और कब बेचे, उनका अंतर निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, टाइम का डिफरेंस निकाल लिया, राइट। अब वो डिफरेंस लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स वो शॉर्ट टर्म बोलेंगे कि ये एसेट शॉर्ट टर्म है। 12 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया, 12 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया, तो वो क्या बन जाएंगे? लॉन्ग टर्म। क्लियर? अदर एसेट के केस में यही पीरियड जो है वो 24 मंथ्स का है, लेस देन और इक्वल्स टू 24 मंथ्स, ग्रेटर देन 24 मंथ्स, बस। लिस्टेड शेयर 12 महीने का पीरियड देखना है। चलो जी, क्लास को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा कुछ बीच में टेक्निकल ग्लिच हुआ था, जिसकी वजह से पूरी क्लास मेरी शट डाउन हो गई थी, तो उसे सॉर्ट आउट करने में 5, 7, 10 मिनट लग गए मेरे को। चलिए जी, कैपिटल गेन के फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर पे थे, आज पहला दिन अपने लोगों का चल रहा है, राइट। हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल एसेट, उस पर टैक्स निकालने से पहले मेरे को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी एसेट वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, राइट। हमने बात किया शॉर्ट टर्म कब होगी? जब, राइट, मेरे शेयर्स, अगर लिस्टेड शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो मैंने होल्ड किए 12 महीने या उससे कम, तो मेरे वो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने 12 महीने से ज्यादा उनको होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। अदर कोई एसेट होगी जैसे घर, मकान, दुकान, गोल्ड, राइट, गोल्ड, सिल्वर, राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिस्ट आएगी आपके सामने अभी। अगर ये सारी कोई भी एसेट अदर देन लिस्टेड शेयर्स, अदर देन म्यूचुअल फंड जो इक्विटी बेस्ड होते हैं, यूनिट्स जो इक्विटी बेस्ड हैं, राइट, तो जो भी इक्विटी बेस्ड है, लिस्टेड शेयर, सब 12 महीने, उसके अलावा सब 24 महीने। मेरे को 12 महीने 24 महीने देखने हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए, ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया जी कि मेरे शेयर शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे। अब क्वेश्चन आता है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी कैसे, उस पर गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, राइट। तो फ्रेंड्स एक बार इस चैप्टर के अंदर आगे चल के देख लेते हैं। चलो जी, तो मेरी एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इफ एनी पर्सन इज ट्रांसफर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन शैल बी शॉर्ट टर्म। इफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड इज लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन शैल बी लॉन्ग टर्म। तो अगर मेरी एसेट शॉर्ट टर्म है तो गेन भी मेरा शॉर्ट टर्म होगा, अगर मेरी एसेट लॉन्ग टर्म है तो गेन भी मेरा लॉन्ग टर्म होगा, राइट। सेक्शन 242A बताता है हैज डिफाइंड मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। वो क्या कहता है जी? बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये नीचे आएगा अभी। सेक्शन 229A बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल गेन विच इज नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया सेक्शन 242A ने कि भाई कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए इतना सा लिख दिया कि जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो आपको शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट टर्म जो नहीं है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है सारे ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड अभी बताऊंगा। जीरो कूपन बॉन्ड फ्रेंड्स बेसिकली वो होते हैं, गवर्नमेंट कई बार नोटिफाई करती है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को, उनको ऑथराइज करती है कि आप बॉन्ड इशू कर सकते हो। वो बॉन्ड जो इशू होते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट को जब किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगवाना होता है, अब आपको बोला जी इनमें पैसा लगाओ, आप इनके शेयर खरीद लो,
राइट, तो आप नॉर्मली नहीं खरीदोगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट ना उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में कुछ आपको बेनिफिट दे देती है, जैसे आपको उसकी इनकम को टैक्स फ्री कर देगी या कुछ इस तरह के आपको और बेनिफिट मिल जाएंगे। तो अगर राइट, तो ऐसे फंड्स जो बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं, नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू होते हैं, 10 साल तक के लिए इश्यू होते हैं, 10 साल और मैक्सिमम 20 साल तक जा सकते हैं ये, राइट, यानी इतने टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। वो कहना है ये सब कहां है, शॉर्ट टर्म में 12 महीने, 12 महीने है उससे कम शॉर्ट टर्म, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म होंगे। और कोई और एसेट है, अदर कैपिटल एसेट है, तो लेस देन 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म। ठीक है। नोट, एज पर सेक्शन 50AA, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग एसेट वुड ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये फ्रेंड्स नीचे कुछ एसेट लिखी हुई है, इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना ही नहीं है, ये जितने मर्जी टाइम के लिए अपने पास रखो, चाहे 1 साल रखो चाहे 10 साल के लिए रखो, ये सब शॉर्ट टर्म, ये सब शॉर्ट टर्म। एक बार आप ये लिस्ट को पढ़ो, जितनी भी फ्रेंड्स ये एसेट्स हैं ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगी। कौन कौन से, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, यानी कि आपने कौन से, अभी बताऊंगा ये कौन से स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, अभी बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे इसके लिए। कब खरीदे, 1 अप्रैल 2023 के बाद, आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे, मतलब उससे पहले खरीदे तो आपको टाइम पीरियड देखना है, 12 महीने 24 महीने वो देखना है। लेकिन 1/4/2023 के बाद खरीदे तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं देखना आपको, वो सीधा शॉर्ट टर्म ही होंगे, राइट। दूसरा मार्केट लिंक्ड डेवेंचर्स, तीसरा अनलिस्टेड बॉन्ड एंड अनलिस्टेड डेवेंचर्स, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड, तो अगर लिस्टेड है तो वो यहां नहीं आएंगे। अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डेवेंचर विच इज ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड और मैच्योर ऑन और आफ्टर 23/7/2024, ऐसे बॉन्ड या डेवेंचर जो 23/7/2024 या उसके बाद रिडीम होंगे, उसके बाद मैच्योर होंगे, वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगे। ठीक है। अब आप फ्रेंड्स ये सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि भाई ये पर्टिकुलर एसेट्स को हम हमेशा शॉर्ट टर्म बोलेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे। फ्रेंड्स एक चीज सोचना थोड़ा सा, सबसे पहले इनकी नेचर समझो, ये किस नेचर के हैं। देखो, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन से है, ये वो म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो सब समझते हैं कि भाई एक पूल होता है, मुझे पैसा लगाना है, मैं हर महीने 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूं। एक बड़ी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, उसका काम है लोगों से पैसा इकट्ठा करना, वो एक्सपर्ट बैठे हैं वहां पर, वो फिर अपने हिसाब से अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएंगे। अब वो पैसा लगाएंगे कहां, वो कभी किसी की इक्विटी में पैसा लगाएंगे, कभी किसी के डेट्स में पैसा लगाएंगे, कुछ पैसा एफडीज में लगा देंगे, अलग अलग जगह पैसा लगाएंगे। तो जब म्यूचुअल फंड का पैसा मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स में लगा होता है तो वो कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। अगर उस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्टेड है कहां पर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन अगर उन शेयर्स का पैसा मैक्सिमम ऐसी जगह लगा हुआ है जहां से फिक्स रिटर्न आएगा, फिक्स रिटर्न मतलब इंटरेस्ट आएगा, फिक्स रिटर्न इंटरेस्ट, तो वो कौन से होते हैं, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। और यहां पर फ्रेंड्स जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है वो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम पैसा ऐसी जगह लगा है जहां से फिक्स इंटरेस्ट आएगा। रिस्क कम, रिवॉर्ड भी कम, रिस्क कम रिवॉर्ड भी कम। इक्विटी के अंदर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है क्यों, क्योंकि पता नहीं कितना प्रॉफिट आ जाए, रिवॉर्ड ज्यादा है, राइट, और रिस्क, रिवॉर्ड ज्यादा है, पता नहीं कितना का प्रॉफिट आ जाए, और रिस्क ज्यादा है, पता नहीं कुछ भी प्रॉफिट ना आए, हो सकता है मेरे शेयर ही डूब जाए, राइट। तो रिस्क भी ज्यादा, रिवॉर्ड भी ज्यादा, इसके अंदर रिस्क भी कम और रिवॉर्ड भी कम। मार्केट लिंक्ड डेवेंचर्स, डेवेंचर क्या होते हैं, डेवेंचर्स पर भी फ्रेंड्स इंटरेस्ट आता है, राइट। और तीसरा अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डेवेंचर, बॉन्ड और डेवेंचर इन सबके ऊपर फ्रेंड्स इंटरेस्ट ही आता है मेरे पास। इनको बाहर क्यों किया, इनको बाहर करने का एक लॉजिक बताता हूं, रीजन बताता हूं। देखो रीजन से समझोगे ना चीजें याद रहेंगी आपको, रट्टा नहीं मारना, जहां जहां पॉसिबल होगी वहां आपको लॉजिक पीछे का बताता चलूंगा कि ये प्रोविजन लाने के पीछे रीजन क्या था। देखो आपके पास ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, एक एफडी, फिक्स
डिपॉजिट। आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप गए बैंक के पास, बैंक से बोला जी एफडी कर दो, कर दी। बैंक ने बोला जी 10% का आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है जी। इंटरेस्ट आपका, आपकी एफडी हो गई जी 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एफडी हो गई, 5 साल के लिए। यानी कि मैं एफडी आज कराऊंगा, पैसा मुझे कब मिलेगा, मैच्योर कब होगी, 5 साल के बाद। अब इस एफडी में सिस्टम कैसे चलेगा, इस एफडी में सिस्टम ये चलेगा, पहले साल 10 लाख की आपने एफडी कराई 5 साल के लिए, राइट, 10 लाख रुपए दे दिया 5 साल के लिए। पहले साल इस पे इंटरेस्ट आएगा कितना, 1 लाख रुपए 10% से। अभी टीडीएस वगैरह सब भूल जाना, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आएगा। वो 1 लाख का इंटरेस्ट क्या आपको मिलेगा, मैक्सिमम केसेस में नो। क्या होगा, वो 1 लाख रुपए इस 10 लाख में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएंगे 11 लाख। अगले साल फिर मेरे को इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 1,10,000 का, 1.1 लैक्स, वो इसमें फिर ऐड हो जाएंगे 1.1 लैक्स। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 12.1 लैक्स। ऐसे हर साल इसके अंदर पैसा ऐड होता रहेगा। 5 साल के बाद सपोज इसका पैसा बन गया 16 लाख, ये 5 साल के बाद 16 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब एक बात मेरे को बताना, सोचना थोड़ा सा, ये एफडी मैंने आज कराई 10 लाख की, इसका पैसा मुझे 5 साल के बाद मिलेगा, बीच में कोई रिटर्न भी नहीं आना। एक्चुअली ये एफडी शॉर्ट टर्म हुई, लॉन्ग टर्म हुई। ये एफडी शॉर्ट टर्म हुई, ये मेरी जो एसेट है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। सुनने में लग रहा होगा यार लॉन्ग टर्म है, ये तो लॉन्ग टर्म है। यानी कि इसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट आएगा ये क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रीट होना चाहिए, लेकिन इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है वो बताता हूं। अब एफडी के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, जो ईयरली इंटरेस्ट है 1 लाख, 1,10,000, वो उसी साल टैक्सेबल हो जाता है। आपको चाहे मिले चाहे ना मिले, इस एफडी का इंटरेस्ट, मान लो 1 लाख रुपया 2025-26 से रिलेट करता है, तो ये 1 लाख रुपया आपको मिलेगा नहीं अभी, ये आपके एफडी में ऐड हो जाएगा, बट एक्रूअल बेसिस पे आपको 25-26 में अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में इस 1 लाख रुपए को अपनी इनकम दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। मिलेगा 5 साल के बाद। ये 1,10,000 दूसरे साल की इनकम मुझे कब मिलेगी, 4 साल के बाद, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी निकल चुका, 4 साल के बाद। लेकिन ये 25, ये 26, 27 में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हर साल मेरा टैक्सेबल हो रहा है, हर साल टैक्सेबल हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कोई डेट बेस्ड फंड की, जैसे मेरे डेवेंचर में मैंने पैसा लगाया, मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा दिए, मैंने बोला एफडी नहीं लूंगा लेकिन सिक्योर्ड गेम खेलूंगा, मैं किसी कंपनी के डेवेंचर्स में पैसा लगाता हूं। कंपनी ने बोला जी 10% का आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, 10% इंटरेस्ट देंगे। कंपनी क्या कर रही है, 10% उसको अभी नहीं दे रही। कंपनी ने बोला जी 10% आपका जो है ना वो यही इन्वेस्ट हो गया, मतलब कंपनी एक्यूमुलेट किए जा रही है। तो अगले साल मेरे इस डिवेंचर की वैल्यू 10 लाख की जगह कितनी हो जाएगी, 1 लाख इसमें ऐड हो जाएगा, 11 लाख। 5 साल के बाद मैंने इस डिवेंचर को 16 लाख में बेच दिया। 5 साल के बाद इंटरेस्ट ऐड होता रहा, 5 साल के बाद मेरे इस डिवेंचर्स की वैल्यू हो गई 16 लाख। मान लो सेम एफडी वाला रेट 16 लाख। अब मैंने उठा के इस डिवेंचर को बेच दिया तो फ्रेंड्स अब मैं बोलूंगा जी ये डिवेंचर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जी 5 साल मैंने इसको होल्ड किया था, ये तो लॉन्ग टर्म हो गई। लॉन्ग टर्म के ऊपर फ्रेंड इंटरेस्ट का रेट है 12.5%। लॉन्ग टर्म के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 12.5%। और शॉर्ट टर्म के ऊपर कितना है, स्लैब वाला मतलब अगर मेरा 30% का टैक्स का रेट बनता है, मेरी इनकम 30% में चली जाए, तो मेरे को 16 माइनस 10 6 लाख की जो मेरी अर्निंग आई उस पर मेरे को इंटू 30% टैक्स देना पड़ेगा 1.8 लैक्स। और यहीं पर मेरा लॉन्ग टर्म बन गई डिवेंचर, तो इस पर 6 लाख पर मुझे कितना टैक्स देना है, इंटू 12.5%। कितना देना है फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लो, 70-80 हजार रुपए। सेम नेचर की एसेट, एफडी वही नेचर है, बॉन्ड वही नेचर है, डिवेंचर्स वही नेचर है, नेचर सेम है लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है लेकिन नेचर सेम है। तो गवर्नमेंट बोलती है जी, इनकम टैक्स का लॉ बोलता है कि देखो अगर नेचर सेम है ना तो हम दोनों को सेम ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, इन डिवेंचर्स को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता था। क्या, अगर आपने एफडी में पैसा लगाया तो हर साल आपको टैक्स देना है 30% के, अगर स्लैब में चले गए आपको तो आपको 1,80,000 रुपए टैक्स।
लेकिन लेकिन अगर डिवेंचर खरीद लिया आपने तो उनको बोलते थे जी आपने कितने टाइम होल्ड किया बताओ। लोग क्या करते थे, 12 महीने होल्ड करके रखते थे और 12 महीने के बाद बेचते थे, 12 महीने के बाद बेचते थे, और उस पर टैक्स का जो रेट होता था कम हो जाता था, 12.5% तो अब है, पुराना रेट डिफरेंट था, बट वो इन एनी केस इस 30% से बहुत कम बनता था। तो लोग 1 साल होल्ड करते थे और उसके बाद उसको बेचते थे। गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि भाई दोनों का नेचर सेम है, दोनों पे इंटरेस्ट की अर्निंग तो आ रही है, यहां पे भी इंटरेस्ट आ रहा है, यहां पे भी इंटरेस्ट आ रहा है, फिर दोनों को डिफरेंट ट्रीट क्यों करना, दोनों को सेम ट्रीट करो। जैसे यहां पर एफडी हर साल टैक्सेबल होती है, हर साल टैक्सेबल होती है, और हर साल टैक्सेबल होने से क्या होता है, हर साल टैक्सेबल होने से क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म की तरह ट्रीट होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब उसको शॉर्ट टर्म बोलते नहीं है, नॉर्मल इनकम बोलते हैं, नॉर्मल इनकम बोलते हैं, और नॉर्मल इनकम के ऊपर क्या लगता है, स्लैब। वैसे ही उन्होंने यहां पर इसको बोल दिया कि जितने भी डिवेंचर बॉन्ड होंगे हम उनको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और जितने भी फ्रेंड्स आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएंगे अदर देन इक्विटी शेयर्स वाले, जैसे डिवेंचर बॉन्ड, ये सब किस पर जाएंगे, स्लैब, ये सब स्लैब पर जाएंगे। अब इस पर भी स्लैब, इस पर भी स्लैब, दोनों को एट पार ले आए, दोनों को एट पार ले आए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि क्या लॉजिक था कि इसको अलग ट्रीट क्यों करना है, इसको भी एफडी की तरह ट्रीट करो। जैसे एफडी होती है वैसे ये, जैसे एफडी पे इंटरेस्ट आता है वैसे इस पे इंटरेस्ट आता है, फिर दोनों को अलग अलग क्यों ट्रीट करना, राइट। तो इसीलिए फ्रेंड्स कुछ एसेट यहां पर बोल दी कि जी कोई यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन से, जो डेट बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड वाले नहीं, डेट। इक्विटी पे तो अभी भी वही रूल है जो हमने अभी पढ़ा, इक्विटी पे 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर इक्विटी के अलावा कोई और है, कब खरीदे, 1/4/2023 के बाद, या मार्केट लिंक डिवेंचर, या अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिवेंचर, अनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं, लिस्टेड की बात नहीं कर रहे, अनलिस्टेड की, ठीक है जी। तो आई होप फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई होगी। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, मैंने अभी आपको बताया, मोटा मोटा वही लिखा हुआ है। जीरो कूपन बॉन्ड मींस ए बॉन्ड इशूड बाय नोटिफाइड कंपनी। कौन नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये कंपनी इशू कर सकती है जीरो कूपन बॉन्ड, और वो तभी इशू करती है, वरना अपने मन से कोई नहीं कर सकता कि हम जीरो कूपन बॉन्ड इशू करेंगे, राइट। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले आप उस पर कोई बेनिफिट नहीं लोगे, मतलब मैच्योरिटी से पहले आप उसको सेल नहीं करोगे, ट्रांसफर नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, राइट। और रिडम्पशन एंड विच इज नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सच बॉन्ड्स आर इशूड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल के लिए कम से कम इशू होंगे, और मैक्सिमम वो 20 साल के लिए कर सकती है कंपनी। मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल, इतने साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, राइट। चलो जी, रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। अब रेट क्या लगेगा, हमने ये समझ लिया जी कब एसेट मेरी शॉर्ट टर्म होगी, कब मेरी एसेट लॉन्ग टर्म होगी। शॉर्ट टर्म कब होगी, एक बार फिर देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कब होगी, मेरी सिक्योरिटी है, मोटा मोटा समझना, जो शेयर्स लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, या इक्विटी बेस्ड ही मेरे म्यूचुअल फंड होंगे, या जीरो कूपन बॉन्ड होंगे, या इक्विटी बेस्ड यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये सब इक्विटी बेस्ड है, राइट। ये क्या है, 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म। कोई और एसेट 24 महीना या उससे कम लॉन्ग टर्म, उससे ज्यादा 24 महीने या उससे कम शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब रेट ऑफ टैक्स देखो, शॉर्ट टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म दो तरह के, शॉर्ट टर्म दो तरह के, कौन कौन से, एक आया लेस देन 12 मंथ्स, राइट। कौन से, शेयर्स वाला, ये वाला फ्रेंड्स आपका जो जाएगा, ये जाएगा 20% पे, 20% पे टैक्सेबल होगा, यानी जो भी इनकम निकल के आएगी उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जो फ्रेंड्स आपका ग्रेटर देन 12 मंथ्स हो जाएगा, शेयर्स वाला, उस पर हो जाएगा 12.5%, ये 12.5% हो गया। अदर कैपिटल एसेट है, अदर कैपिटल एसेट अगर शॉर्ट टर्म है तो उस पर स्लैब लगेगा, स्लैब 4, 8, 12, 16, 20, 24, फिर 30, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो 24 महीने से ज्यादा है, ये 12.5%, यानी कि लॉन्ग टर्म कोई भी हो 12.5%, लॉन्ग टर्म कोई भी हो 12.5% है। शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर वो शेयर्स वाला है, ये पहली कैटेगरी है, तो 20%, अदरवाइज स्लैब, ठीक है। चलो जी देख लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सेक्शन 111E। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा फ्रेंड्स,
उस पर जो टैक्स आएगा वो कौन बता रहा है? सेक्शन 111A। 111A कह रहा है 20% इसके ऊपर टैक्स लगेगा। कौन सा? लिस्टेड शेयर। ये वर्ड याद रखना, लिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर 111A 20%, राइट। और अदर एसेट स्लैब पे चली जाएगी, अदर एसेट स्लैब पे चली जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला 111A की जगह वो हो जाएगा 112A। तो शेयर्स वाले कौन कौन से हैं? 111A, 112A। तो मैं बहुत यूज करूंगा फ्रेंड्स ये टर्म 111A, 112A। 111A मतलब पहले आता है, शॉर्ट टर्म होगा। 112A 111 के बाद आता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म हो गया, राइट। लॉन्ग टर्म 12.5%, लेकिन यहां पर एक छूट मिलती है 1,25,000 की। अभी बताऊंगा कैसे, डिटेल में करेंगे इसको, सबको क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। कोई और एसेट होगी सेक्शन 112, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये विदाउट इंडेक्सेशन क्या है ये भी अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो रेट याद रखना अब आगे चलने से पहले कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर दो तरह के, इक्विटी और अदर एसेट। इक्विटी वाले 20%, इक्विटी वाला सेक्शन 111A 20%, राइट। और अदर नॉर्मल स्लैब, कितना? स्लैब, राइट। फिर लॉन्ग टर्म आता है। लॉन्ग टर्म के केस में दोनों 12.5%, चाहे इक्विटी वाला 112A का केस हो, चाहे 112 का केस हो, राइट। नॉर्मल 112, इक्विटी वाला 112A, राइट। 12.5%। बस 112A जो शेयर्स वाला है उसके अंदर 1,25,000 रुपए तक जो मेरा गेन आएगा उस पर छूट मिल जाएगी। यानी मेरा अगर इक्विटी शेयर्स वाला ये प्रॉफिट 5 लाख रुपए का आ गया तो 5 में से कह रहा है 1.25 लाख का आप बेनिफिट ले लो, छूट। किस चीज की? वैसे ही दे दी हमने आपको, वैसे ही। इसके पीछे भी एक थ्योरी है, अभी थोड़ी देर में इसकी थ्योरी बताऊंगा, इसके पीछे का क्या फंडा है। ये 1.25 क्यों दिया गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट फ्री में नहीं दे रही है, ये एक्चुअली पहले पूरा 5 लाख का 5 लाख ही एग्जेम्प्ट था। ये तो हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया बाद में, ये कुछ टाइम पहले लगाया गया, 2018 में ये रूल आया। 2018 से पहले तक ये 5 लाख का 5 लाख पूरा एग्जेम्प्ट होता था। फिर गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल कर देती है, उसके पीछे की पूरी स्टोरी अभी एक प्रोविजन आएगा वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1.25 भी और उसकी स्टोरी पूरी, ठीक है। अभी इतना याद रखना बस, क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर्स वाला है तो उस पर 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 1.25 के ऊपर जितना गेन आएगा उस पर 12.5% मेरे को टैक्स देना है, ठीक है। अदर एसेट के ऊपर कोई छूट नहीं है, फ्लैट 12.5% आपको टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। अब ये इंडेक्सेशन क्या है अभी थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर, राइट। कुछ पुराने बच्चे हो सकते हैं जो देखे, जिन्होंने पहले इनकम टैक्स किया हुआ है, उनको इंडेक्सेशन समझ में आता होगा पहले से। जो नए होंगे उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन अभी मैं क्लियर करूंगा सारा, ठीक है। चलो जी, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 48। सेक्शन 48 कहता है जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी। हमने ये देख लिया कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कब बनेगा, लॉन्ग टर्म कब बनेगा। हमने ये देखा जी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कब बनेगा और लॉन्ग टर्म कब बनेगा। कब बनेगा शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म कब बनेगा? अगर शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स वाला केस है तो 12 महीने या उससे कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म, ठीक है। अदर एसेट 24 महीने या उससे कम शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म। समझ में आ गया? उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? अगर मेरा शॉर्ट टर्म है, कौन सा? शेयर्स वाला, सेक्शन 111A 20% का टैक्स। अगर मेरा शॉर्ट टर्म है अदर एसेट, शेयर्स वाला नहीं, अदर एसेट, तो कितना? स्लैब के हिसाब से, जो भी स्लैब बनता है, जिस स्लैब में आप फिट होगे उसके हिसाब से लग जाएगा। फिर आता है लॉन्ग टर्म, राइट। फिर आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सा वाला? 112A। 112A कौन सा? शेयर्स वाला। उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 12.5%, लेकिन 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 1.25 के ऊपर जितना आएगा 12.5%। और नॉर्मल लॉन्ग टर्म अदर एसेट्स वाला सेक्शन 112, वो कितना लगेगा? 12.5%। तो दोनों में 12.5% है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे होगी गेन की? उन्होंने बोला जी शॉर्ट टर्म गेन की कैलकुलेशन करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालो। अभी के लिए समझना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेल वैल्यू है, लेकिन ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में सेल वैल्यू के अलावा और भी चीजें आती है जो आगे जाके हम देखेंगे। बट अभी के लिए सेल वैल्यू कि मैंने कितने में बेचा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैंने कितने में उसको खरीदा, राइट। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं बोल रहे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि एक्विजिशन में और भी चीजें आती हैं, राइट। तो अभी इसको समझो परचेज प्राइस। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको इंप्रूव करने में मैंने एक घर खरीदा, घर खरीदने के बाद वो घर बिल्कुल रॉ कंडीशन में था,
उस घर में मुझे बहुत काम करवाना पड़ा। मैंने घर खरीदा जी 50 लाख का, तो मेरी 50 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने उस घर को रहने लायक बनाने के लिए बहुत सारा उसमें काम करवाया, जिसमें मेरे फर्दर 10 लाख रुपए लग गए। ये मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसको ठीक कराने में, उसको इंप्रूव करने में मेरा खर्चा हो गया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इसमें से लेस कर दो। और सेलिंग एक्सपेंस, बेचने में मेरे खर्चे हो गए जी। मेरे को घर बेचना था, मेरा 50 लाख का घर था, बिक नहीं रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रहा था। फिर मैंने एक डीलर को बोला कि 1% आप कमीशन ले लेना, आप 1% कमीशन ले लेना और इस घर को बिकवा दो। उसने 1 महीने में बिकवा दिया, क्योंकि उसके पास बहुत लोग आते हैं। उसने बिकवा दिया। अब 1%, 50 लाख का 1%, 50,000 रुपए, 50K मेरा क्या हो गया, डीलर का कमीशन। ये क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेल करने से रिलेटेड कोई भी जो खर्चा होगा वो सेलिंग एक्सपेंसेस। तो वो कह रहा है जी, सेल में से कितने का आपने बेचा घर को, उसमें से रिड्यूस कर दो कितने में खरीदा, इंप्रूवमेंट कितने की और सेलिंग के कितने खर्चे किए। वो रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, नॉर्मल है भाई। कितने का खरीदा, मैंने कितने में बेचा, माइनस जो मेरे खर्चे हुए, कितने में खरीदा, कितना उस पर और खर्चा किया, कितना सेलिंग पे खर्चे किए, वो सब हटा दो, बचा हुआ मेरा गेन है, ये मेरा प्रॉफिट है। सिंपल कैलकुलेशन है। एग्जांपल भी देख लो। मिस्टर ए परचेज 1 हाउस 5/8/2023 12 लाख। 2023 5 अगस्त 2023 को 12 लाख में खरीदा और कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर 1/1/2024 को उसने उसका फ्लोर बनवाया बाय इनकरिंग 7 लाख एंड सोल्ड द हाउस ऑन 4/6/2025। 4/6/2025 को बेच दिया। अब देखो 5/8/2023 को खरीदा, 4/6/2025 को बेच दिया। 2 साल से कम है, ज्यादा है, क्योंकि घर है। घर में मेरे को क्या देखना है, 2 साल। घर के केस में मेरे को 2 साल का पीरियड देखना है, 24 महीने अदर एसेट में आएगा। तो 24 महीने से ज्यादा है, कम है। 5/8/23 से 5/8/24, 5/8/25, 5/8/25 को 2 साल पूरे होते। इसने 4/6/25 यानी 2 साल से पहले ही बेच दिया। 2 साल से पहले बेच दिया जी, शॉर्ट टर्म हो गया। कितने का, 85 लाख। एंड इन्वेस्टेड 2.5 लाख इन LIC, कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी। कह रहा है जी लो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 85 लाख, 85 लाख में बेच दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख, 12 लाख में घर खरीदा था, 12 लाख हटा दो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 7 लाख रुपए इंप्रूवमेंट में लगाए, हटा दो। सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें कुछ दिए नहीं है, ब्लैंक, जीरो ले लो। टोटल खर्चा कितना हुआ, 85 माइनस 19, 66 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया जी, कितना, 66 लाख रुपए का। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम भी यही हो गई, क्योंकि और कोई इनकम क्वेश्चन में दी नहीं है, तो यही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन ये बोल रहा है जी 2.5 लाख रुपए LIC में इन्वेस्ट कर दिए। अगर इस क्वेश्चन में लिख देता कि ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर रहा है, दिस पर्सन वांट टू ऑप्ट फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो फिर मैं इस 2.5 लाख में से 1.5 लाख की इसे छूट दिलवा देता। 80C याद होगा, लेकिन वो ऑप्शनल में मिलेगा, डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा, इसीलिए डिडक्शन चैप्टर 6A की 0, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो मुझे क्या एज्यूम करना है, ये डिफॉल्ट है। कुछ नहीं लिखा हो तो डिफॉल्ट। ठीक है, टोटल इनकम 66 लाख। अब इस 66 लाख रुपए की क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या लगेगा, स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 66 लाख स्लैब के हिसाब से बनता है जी 15,60,000। वही 4 लाख पे 0, 4 के ऊपर फर्दर 4 लाख पे 5, फर्दर 4 लाख 10, वो पूरा स्लैब निकाल दो। ठीक है, उसके ऊपर इनकम कितनी है दी, 66, 50 लाख से ज्यादा है, यस, सरचार्ज आएगा। देखो, जब भी टैक्स की कैलकुलेशन करो, गलती कभी नहीं होगी। टैक्स की कैलकुलेशन करते टाइम लोग गलती कहां करते हैं, सरचार्ज को भूल जाते हैं। आप टैक्स को खाली टैक्स मत समझो, हमेशा टैक्स को समझो, टैक्स, सरचार्ज, सेस, ये 3 चीजें हैं। जब भी मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा, इन 3 चीजों के बारे में जरूर सोचूंगा। जैसे मैं सोचता हूं ना टैक्स कैलकुलेट करो, फौरन सोचना टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, तीनों कैलकुलेट करो, अपने आप प्रोविजन याद आ जाएंगे। प्रोविजन याद आना दिक्कत नहीं है, हम भूल जाते हैं कि सरचार्ज भी लगना था, प्रॉब्लम यहां होती है। राइट, 66 लाख, सरचार्ज 10%, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ के अंदर है, तो 10% का सरचार्ज लगेगा। और इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा, कितना, 4%। टोटल मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी 17,84,640 रुपए। ठीक है, नॉर्मल, कोई दिक्कत। ये तो फ्रेंड्स हमें आता था पहले से, ये हमारे लिए अब नया है और बिल्कुल सिंपल सा है। कैपिटल गेन में देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ चीजें समझने वाली आएंगी और मैं वो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
10 बार रिपीट करूंगा, आप लोग इरिटेट हो जाओगे, मैं इतना रिपीट करने वाला हूं, लेकिन मेरा टारगेट है क्लास में याद हो जाए आपको प्रोविजन। ठीक है, चलो जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 48 क्या बोलता है? फॉर ऑल एसएससी अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर बाकी सबके लिए कह रहा है ये प्रोविजन लगेगा। 2 लाइन में लिखा है बस। किसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर, यानी कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उस पर भी यही लगेगा, कोई नॉन रेजिडेंट एचयूएफ है उस पर भी यही लगेगा, फर्म चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है यही लगेगा, कंपनी चाहे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है यही लगेगा। किस पर नहीं लगेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पे ये नहीं लगेगा। क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन द सिमिलर मैनर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, नो इंडेक्सेशन शैल बी टेकन। अभी इंडेक्सेशन क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन अभी कह रहा है कोई इंडेक्सेशन नहीं। जब कोई नहीं तो समझने की जरूरत ही नहीं, अभी जब आएगा अभी समझाता हूं। ठीक है, यानी वो कह रहा है कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी होगी, बिल्कुल यही कैलकुलेशन होगी जैसे शॉर्ट टर्म की थी वैसे ही होगी, मतलब लॉन्ग टर्म में भी यही करो। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, किसी और का केस है, तो बिल्कुल कह रहा है ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस सेलिंग एक्सपेंस। बस अगर 24 महीने से ज्यादा हो, अगर 24 महीने से ज्यादा हो तो क्या करना उसको बोलना जी शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म। और शेयर्स का केस है 12 महीने से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म की जगह क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म। बस इस वर्ड का फर्क आ जाएगा, यहां शॉर्ट टर्म की जगह वर्ड यूज करना लॉन्ग टर्म, बस एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन, रेट डिफरेंट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट लगा, लॉन्ग टर्म में कितना लगेगा? 12.5%। शेयर्स का केस होगा तो 1,25,000 रुपए की छूट भी मिलेगी। अदर देन शेयर का केस है कुछ छूट नहीं है। राइट, चलो जी आ जाओ। राइट, तो बिल्कुल एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की सेम कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वहां चेंज आ जाएगा। राइट, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। अब कह रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ का क्या? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ में भी 2 डिफरेंट कैटेगरी हैं। एक एसेट अदर देन लैंड और बिल्डिंग और बोथ। कोई भी एसेट लैंड बिल्डिंग या इसके अलावा कुछ और है। लैंड बिल्डिंग है तो कुछ और रूल है, लेकिन लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ और है। अलावा कुछ और क्या? जैसे गोल्ड है, गोल्ड है तो कह रहा है फिर सेम कैलकुलेशन होगी, ऐसी ही कैलकुलेशन। रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में भी, एचयूएफ के केस में भी एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन होगी। अगर मेरी जो एसेट है वो लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ और है, यानी कि जो रूल के डिफरेंट है ना, वो केवल लैंड और बिल्डिंग के लिए है। लैंड और बिल्डिंग, और वो भी किसमें? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई लैंड या बिल्डिंग या दोनों को सेल करता है तब रूल डिफरेंट है, वरना कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जैसे शॉर्ट टर्म की है। सबके केस में सेम है, जैसे शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन किया वैसे ही लॉन्ग टर्म की करोगे। बस रुक जाना कहां पर? जब रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ ने कोई लैंड या बिल्डिंग बेची हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ ने कोई लैंड या बिल्डिंग बेची हो, तब रुक जाना, क्योंकि तब प्रोविजन डिफरेंट है, तब प्रोविजन डिफरेंट है। ठीक है, देखो जी क्या आया। पहले ये सबके लिए सेम होते थे, ये लास्ट ईयर इन लोगों ने पंगा किया है सारा। 2024 बजट आया, फाइनेंस, राइट, फाइनेंस एक्ट 2024 जब आप आया, लास्ट ईयर आया था, तब ये इश्यूज शुरू हुए थे। और लास्ट ईयर तो इतनी मारा मारी थी फ्रेंड्स, आपको भी बताऊंगा। लास्ट ईयर के बच्चे तो बड़े परेशान थे। इस साल आपकी परेशानी इतनी नहीं है, लास्ट ईयर बहुत बड़ी परेशानी थी। देखो, लैंड और बिल्डिंग बोथ परचेस्ड ऑन और आफ्टर 23/7/2024 एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/2024। लैंड और बिल्डिंग मैंने खरीदी कब? 23/7/2024 या उसके बाद, और बेचा भी उसको मैंने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। वो कह रहा है तब भी ये सेम है, तब भी ऐसा ही। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ लैंड और बिल्डिंग खरीद रहा है कब? 23 जुलाई 2024 के बाद। कब बेच रहा है? जब खरीद 23 जुलाई 2024 के बाद रहा है तो बेचेगा भी 23 जुलाई 2024 के बाद ही। तो उस केस में जो रूल लगेगा वो यही लगेगा,
नॉर्मल जैसे शॉर्ट टर्म का वैसे ही कैलकुलेट होगा। डिफरेंट कहां है? डिफरेंट है फ्रेंड्स, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग परचेज की थी बिफोर 23/7/2024 बट ट्रांसफर की आफ्टर 23/7/2024, बस यहां रूल चेंज हो जाते हैं। यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ने एसेट नहीं बोलेंगे अब, लैंड या बिल्डिंग परचेज की 23 जुलाई 2024 से पहले। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ ने लैंड या बिल्डिंग परचेज की 23 जुलाई 2024 से पहले, लेकिन उसको बेचा 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद, तो रूल कुछ और है। अब वो कुछ और क्या है वो देख लेते हैं, बट कंफ्यूज मत होना। देखो, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ 23 जुलाई 2024 के बाद कोई भी एसेट खरीदता है, चाहे लैंड खरीदे चाहे बिल्डिंग खरीदे, सेम ट्रीटमेंट जैसे शॉर्ट टर्म का होता है। केवल आपको ध्यान का देना है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ का केस आ गया और लैंड और बिल्डिंग उसने खरीदी 23 जुलाई 2024 से पहले ही और अब बेच रहा है, बस यहां रुक जाना है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो पूरा बताऊंगा, जिससे प्रोविजन आपको याद हो जाएगा अपने आप, आपको रटना नहीं पड़ेगा, खुद समझ में आ जाएगा कि यार अच्छा ये स्टोरी है इसके पीछे। देखो क्या है, वो क्या चाहे जी, अगर 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है और 23 जुलाई 2024 के बाद बेची है तो क्या करना है आपको? देखो एक रूल इसके हिसाब से समझो। 23 जुलाई 24 को हुआ क्या था? एक इवेंट हुआ था। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो बजट आता है वो आता है बजट फरवरी में बजट आता है। लास्ट ईयर का बजट भी फरवरी 24 में आया, लेकिन 2024 में फ्रेंड्स हमारे इलेक्शन भी थे, वो इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन हुए थे। आपको याद होगा मई 2024 में इलेक्शन का रिजल्ट आया था। यानी लास्ट ईयर इलेक्शन हुए और लास्ट ईयर उसका रिजल्ट आया। जो फ्रेंड्स साल इलेक्शन का होता है, नॉर्मली बजट क्या होता है, फरवरी 24 में बजट आता है और मार्च तक वो बजट हमारा पास हो जाता है और जितने भी चेंजेस होते हैं वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये सिस्टम चलता है हर साल। फरवरी में बजट आएगा, मार्च तक वो अप्रूव होकर खत्म, डिस्कशन होंगे, मार्च तक वो खत्म और 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन 2024 जो था फ्रेंड्स, वो था हमारा बजट ईयर। इसमें हमारा बजट आया था 2024 का और इसमें इलेक्शन भी होने थे। इसलिए फ्रेंड्स जो फरवरी 24 में जो बजट आया था वो था इंटरिम बजट। फिर मई में इलेक्शन हो गए, मई में रिजल्ट आया, दोबारा से एक नई पार्टी आई, नई आई चाहे पुरानी आई, जो भी पार्टी सत्ता में आई, जिसने भी अपनी गवर्नमेंट बनाई, वो फिर उस बजट को प्रेजेंट करेगी। दैट इज फाइनल बजट। वो कब हुआ? मई के बाद। वो मई के बाद हुआ। अब क्या हुआ इसके अंदर? मई के बाद फ्रेंड्स ये स्टोरी सारी हुई। अब उसके बाद उसके अंदर क्या स्टोरी हुई? और उसके अंदर फ्रेंड्स ये हुआ कि फाइनली जो बजट अप्लाई हुआ वो हुआ 23 जुलाई 2024 से। मिड ईयर से होना ही था, क्योंकि इलेक्शन ईयर में ये प्रॉब्लम होती है। इलेक्शन ईयर में बजट इंटरिम आता है पहले, उसके बाद फाइनल आता है और फाइनल अप्लाई हुआ 23 जुलाई 2024 से। इसलिए आपको कुछ प्रोविजन में डेट देखने को मिलेगी, ये 23 जुलाई 2024। पिछली साल, इस साल तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछली साल के बच्चे जो थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? आधे रेट 23 जुलाई 2024 से पहले कुछ और, 23 जुलाई 2024 के बाद के कुछ और। वो दोनों प्रोविजन पढ़ रहे थे। आपको तो अब 23 जुलाई 2024 के बाद वाले पढ़ने हैं, लेकिन उन बेचारों को दोनों पढ़ने पड़े। बड़ा कंफ्यूजन, हर जगह उनको ध्यान रखना था कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, डेट क्या है उसकी, 23 जुलाई 2024 से पहले की है उसके बाद की है। अब आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको तो 1-2 जगह ध्यान रखना है। जैसे एक ये है, यहां ध्यान रखना है आपको केवल, उनको तो बहुत जगह ध्यान रखना था। राइट फ्रेंड्स, तो 23 जुलाई 2024 को इवेंट क्या हुआ था? इवेंट ये हुआ था कि हमारा बजट फाइनली पास हो गया था। 23 जुलाई 2024 से हमारा बजट अप्लाई हो गया था, फाइनेंस एक्ट अप्लाई हुआ था। फाइनेंस एक्ट राइट अप्लाई हुआ था 23 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो इस दिन फ्रेंड्स हमारा बजट आया। इससे पहले क्या होता था और इसके बाद क्या होता था, अब वो समझो। बिफोर 23 जुलाई 24 रूल क्या था? रूल ये था कि आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, आपने 10 साल पहले एक एसेट खरीदी, आपने 10 साल पहले कोई घर खरीदा,
जी कितने का खरीदा? मैंने 10 साल पहले एक घर खरीदा था 25 लाख रुपए का। मैं इसको बेच रहा हूं, मैं इसको बेच रहा हूं कितने का जी? 75 लाख रुपए का। मैं 75 लाख का बेच रहा हूं। तो आज आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हो? आफ्टर आज आप कैलकुलेशन ऐसे करते हो जी, 75 लैक्स माइनस आपने बेचा कितने का, खरीदा कितने का? 25 लाख का। ये माइनस कर दो, गेन कितने का आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट? ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना? 50 लाख का। और इस पे आपको 12.5% टैक्स देना है। ये तो आज है, ये आज। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता था जी, आपने कितने का बेचा? 75 लाख। तो आप बोलो जी 75 लाख सेल, इस 25 को यहां से हटाओ। फिर आप बोलोगे जी परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना? 25 लाख। लेकिन ये 25 ऐसे नहीं, इसको हम बोलते थे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको आज हम बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको हम तब बोलते थे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म के केस में अगर मेरी एसेट लॉन्ग टर्म है तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेनी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। इंडेक्स्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ कि जी जब आपने 10 साल पहले घर खरीदा होगा तो उस तब से लेकर आज तक कुछ इन्फ्लेशन भी आया होगा। भाई घर की वैल्यू महंगाई की वजह से भी बढ़ी होगी, तो जो महंगाई का इंपैक्ट है उसको हटा दो। भाई जो महंगाई का इंपैक्ट है वो आपका फायदा थोड़ी ना है। आपने 10 लाख का घर खरीदा, हर साल 5% महंगाई बढ़ जाती है, तो अगर घर की वैल्यू भी 5 साल हर साल बढ़ रही है तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई भी उसी रेट से बढ़ रही है, आपकी घर की वैल्यू भी उसी रेट से बढ़ रही है। तो यानी कि आप महंगाई दर के साथ साथ ही चल रहे हो, तो आपका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन महंगाई का जो रेट है आप उससे ज्यादा कमा लो, वो आपका प्रॉफिट है। महंगाई का रेट 5%, आपने जी 10% कमा लिया, तो बैलेंस जो 5% वो आपकी एक्चुअल इनकम है। तो उन्होंने बोला जी जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको हटा दो। उसको हटाने का तरीका क्या था फ्रेंड्स? उसको हटाने का तरीका था, देखो ये अभी एक आगे चार्ट आएगा, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उन्होंने बोला जी 2001-2002 से में हमने बोला जी किसी एसेट की वैल्यू 100 रुपए थी। अगर किसी एसेट की वैल्यू 2001-2002 में 100 रुपए थी तो उसकी वैल्यू 2002-2003 में 105 हो गई होगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। अगर इससे ज्यादा हुई है तो वो आपका प्रॉफिट है, 105 तक आपका प्रॉफिट नहीं है, राइट? अगर 2001-2002 में खरीदी थी, 3-4 में उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। ऐसे ही 2025-26 में 376 हो जाएगी। यानी अगर कोई एसेट 2001-2002 में 100 रुपए की खरीदी गई थी तो आज उस पर इन्फ्लेशन के बाद 376 का इंपैक्ट आएगा। 376 की वो हो चुकी है। यानी 100 रुपए की एसेट उस टाइम खरीदी थी, आज अगर आप 376 में भी बेचोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है आपका, कोई प्रॉफिट नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे कम में बेची तो आपका लॉस आ जाएगा, इससे ज्यादा में बेची तो आपका गेन आएगा। यानी कोई एसेट मैंने 10 साल पहले अगर खरीदी, इसके 10 साल पहले चले जाओ, 10 साल पहले मतलब 15-16 में मैंने कोई एसेट 254 में खरीदी, आज मैं उसको 376 में बेचूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? तो कोई एसेट मैंने 10 साल पहले 25 लाख की खरीदी, आज मेरी कितने की है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कैसे निकलेगी? 25 लाख को इस रेट से चेंज करो। कैसे करूंगा? 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376, ये वाला रेट ले लो, डिवाइडेड बाई जब परचेज किया था 254, तो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376 डिवाइडेड बाई 254 इक्वल्स टू 37 लैक्स आ गया, करीब करीब 37 लाख। यानी 25 लाख की 10 साल पहले अगर आपने एसेट खरीदी, आज उसे आप 37 लाख में भी बेचोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। 37 के ऊपर बेची तो प्रॉफिट है, राइट? तो आपको कैसे निकालना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कि भाई कितने में खरीदी, मल्टीप्लाई करो इस साल के जब बेची, मल्टीप्लाई करो उस साल के रेट से, डिवाइड करो उस साल के रेट से जब वो खरीदी थी। ठीक है, तो आपकी क्या आएगी फ्रेंड्स? ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर बोला जी आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख ना लेके 37 लाख रिड्यूस करो, 37 लाख। और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना आएगा? 75 लाख माइनस 37 लाख, ये आपका बनेगा 38 लाख रुपए का। 38 लैक्स का आपका क्या आ गया? गेन। कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आज जो 50 लाख निकलता है तब वो 38 निकलता था,
आप बोलोगे तब फायदा था, आज नुकसान करा दिया। नहीं, नुकसान नहीं कराया है। उस टाइम टैक्स का रेट होता था 20%, यानी 38 लाख पे आपको 20% निकालना है। कितना बना? 38 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 7.6 लैक्स। 7.6 लैक्स, यानी पुराने सिस्टम से अगर मैं चलूं तो मेरा टैक्स कितना बनेगा? 7.6 लैक्स। लेकिन आज जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैं चलूं तो 50 लाख का कितना हुआ? 50 लाख का इंटू 12.5%, तो कितना आएगा? 6.25 लैक्स। अब बचाओ, पुराना सिस्टम बढ़िया था या अब वाला? पुराना सिस्टम बढ़िया था। अब इस एग्जाम्पल में नया सिस्टम बढ़िया लग रहा है। गेन तो ज्यादा आ रहा है, गेन तो ज्यादा आ रहा है, बट टैक्स कम बन रहा है। यहां पर गेन कम आ रहा है लेकिन टैक्स ज्यादा बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सिस्टम बढ़िया है इन जनरल, इस क्वेश्चन में नहीं, इन जनरल कौन सा सिस्टम बढ़िया है, तो आपका आंसर क्या होगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी निकल के आ सकती है जब यह सिस्टम बढ़िया हो, कुछ सिचुएशन ऐसी निकल के आ सकती है जब यह सिस्टम बढ़िया हो। क्योंकि यहां पर इंडेक्सेशन लगा के मुझे 20% टैक्स देना है। यहां इंडेक्सेशन लगा के 25 लाख की एसेट को मैं 37 लाख तक पहुंचाऊंगा उस चार्ट के हिसाब से, और फिर उस पर 20% का टैक्स लगा के टैक्स कैलकुलेट करूंगा। और यहां पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, सीधा 12.5% का टैक्स लगाऊंगा और फिर टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा। जब ये दोनों टैक्स की कैलकुलेशन मेरे सामने होंगी तब मैं बताऊंगा कौन सा बढ़िया है, तब मैं बताऊंगा कौन सा बढ़िया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने एसेट खरीदी है 23 जुलाई 2024 से पहले, आपने एसेट खरीदी है 23 जुलाई 2024 से पहले, लेकिन बेचा उसको 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो स्लैब में चले जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं। बात हो रही है लॉन्ग टर्म की। अगर वो एसेट लॉन्ग टर्म बन गई है तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेट करो, इस मेथड से भी कैलकुलेट करो, और दोनों में जिसमें फायदा हो वो आप टैक्स पे कर दो, दोनों में जिसमें फायदा हो वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेना। अब बात समझ में आ रही होगी कि 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, उस टाइम बजट में ये अमेंडमेंट आई। क्या? अब अमेंडमेंट क्या आई थी बताता हूं। 23 जुलाई 2024 को जब बजट आया था ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम उन्होंने इस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा यह सिस्टम मानना ही नहीं है, नो इंडेक्सेशन, कोई इंडेक्सेशन नहीं। एज ए स्टूडेंट सारे खुश हो गए कि अब कोई इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन ही नहीं करनी, अब हम सीधा सीधा टैक्स निकालेंगे ऐसे 12.5%। खुशी की लहर दौड़ पड़ गई। लेकिन जो बेचारा प्रैक्टिकली अपनी एसेट बेचने वाला था वो रो पड़ा। कुछ रो पड़े, कुछ हंस पड़े। वो रो पड़े जिनका यहां पर फायदा था, यहां नुकसान हो रहा था। वो हंस पड़े जिनका यहां पर फायदा, यहां पर नुकसान हो रहा था और यहां फायदा हो रहा था। डिपेंड करेगा, अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन हंसेगा और कौन रोएगा। लेकिन 23 जुलाई 2024 को उन्होंने क्या बोला? यह सिस्टम अब चलेगा ही नहीं, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, खारिज कर दिया। केवल यह चलेगा, सीधा निकालो कैपिटल गेन और 12.5% टैक्स दे दो। लोग रो पड़े, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में इसका विरोध किया गया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसका विरोध किया। फाइनली गवर्नमेंट को इस लॉ को अमेंड करना पड़ा। 23 जुलाई 2024 के बाद इसको अमेंड करना पड़ा। 1-2 महीने के बाद ही इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई, और जो प्रोविजन अभी आप पढ़ रहे हो ये उस अमेंडमेंट का पार्ट है। क्या अमेंडमेंट आई? अमेंडमेंट ये आई कि देखो जी देखो, हम टैक्स की कैलकुलेशन तो ऐसे ही करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन तो ऐसे ही करेंगे, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन भी ऐसे ही करेंगे कि भाई 75 लाख की एसेट खरीदी, 25 लाख की आपने बेच दी, गेन 50 लाख, आपका कैपिटल गेन हमेशा 50 ही लाख आएगा। मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम नो इंडेक्सेशन। लेकिन जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे ना, जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो टैक्स दोनों मेथड से कैलकुलेट कर लेना, जो पुराना था और जो हम नया बता रहे हैं, दोनों से कैलकुलेट कर लेना। टैक्स की कैलकुलेट करोगे तो दोनों से कैलकुलेट कर लेना, और जिसमें आपका फायदा हो वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेना। अब स्टूडेंट रो पड़े कि अब सब कुछ याद रखो, तो बेचारे पिछली साल वाले तो बड़े परेशान थे, इस बार वाले थोड़े से सुकून में हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रोविजन? 23 जुलाई 2024 से पहले इंडेक्सेशन होता था, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। बाद में इनको दोबारा उसको लाना पड़ा, लेकिन लेके क्या आए, कैसे लाए? बोले जी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल गेन ऐसे ही कैलकुलेट होगा, कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन जब आप करोगे
जब टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर लो। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि जी ये टैक्स की कैलकुलेशन चाहे जैसे मर्जी करो क्या फर्क पड़ता है, टैक्स की कैपिटल गेन की कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो टैक्स की कैलकुलेशन में उन्होंने बोल दिया कि जहां फायदा हो वो ले लो। फ्रेंड्स देखो यहां पर भी उन्होंने आपकी ऐसी तैसी की है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, देखो प्रोविजन को ना बड़े अच्छे से समझो। इसमें जो समझने वाला है पूरे कैपिटल गेन में, मैं बता रहा हूं पूरे कैपिटल गेन में जो मैं अच्छे से टाइम लगा रहा हूं वो यही है। इसके बाद तो छोटी छोटी चीजें आएंगी, यही है जो आपको समझना है अच्छे से, राइट। और हायर चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, ये भी मैं बता रहा हूं। जितनी अमेंडमेंट होती है ना फ्रेंड्स, एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन बनाता है, अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना, इसको छोड़ मत देना। अब समझना, देखो इसका, अब गवर्नमेंट ने बोला जी एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, दोनों साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक एसेट मैंने परचेज की, कब? 10 साल पहले, सपोज 2015-16 में। 2015-16 में मैंने एक एसेट परचेज की, कितने की परचेज की? मैंने परचेज की सपोज 10 लाख की, ठीक है। मैंने उसको आज 2025-26 में सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? मैंने सेल कर दिया 65 लाख का, 65 लाख का, ठीक है। और मेरे को बोला जी कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, और कैपिटल गेन छोड़ो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। अब देखना कहां ऐसी तैसी की गवर्नमेंट ने, कहां आपको रुलाया है जो आप सोच भी नहीं पा रहे होगे शायद। मेरा परचेज 10 लाख, अगर मैं बिफोर वाली पोजीशन पे जाऊं, बिफोर, अभी प्योर बिफोर, अगर मान लो इंडेक्सेशन खत्म नहीं होता, सब एज इट इज नॉर्मल चल रहा होता, तो क्या करता मैं बोलता जी मेरी सेल या कॉस्ट ऑफ या फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 65 लाख, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी कितनी होती? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई, वो निकालो, 376 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड बाई 376 डिवाइडेड बाई 10 साल पहले का इंडेक्स। 10 साल पहले का इंडेक्स मान लो, मैं देख नहीं रहा, नॉर्मल लिख देते हैं, मान लो 200 रुपए का, मान लो 10 साल पहले 200 का, आज 376, तो कितना बन जाएगा जी? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376 डिवाइडेड बाई 200, 18.8। इसको मैं राउंड करके 19 लिख देता हूं, 19 लाख, मेरा 19 लाख बनता। यानी कि मेरा जो गेन आता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का आता फ्रेंड्स? मेरा 65 माइनस 19, 46 लाख का, 46 लाख का गेन आता। अब 46 लाख के गेन पर मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा फ्रेंड्स? देखो जी, मेरे को टैक्स जो देना है वो देना है इसके ऊपर 20% टैक्स। 46 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20%, कितना आ गया जी? 46 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 9.2 लाख, ये तो टैक्स आ गया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? पुराने सिस्टम के हिसाब से 9.26 लाख, अब इसके ऊपर मेरा एजुकेशन सेस लगता 4%, वो कैलकुलेट कर लेना आप जो भी बनेगा, और ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती। पुराने सिस्टम के हिसाब से ये कैलकुलेशन थी। अब आज के सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट बोली कि जी बताओ जी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मैंने बोला जी 65 लाख, 65 लाख। फिर मैंने बोला जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? वो बोले जी इंडेक्स नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल बताओ। हमने कहा जी 10 लाख, तो वो कहते हैं जी देखो गेन जो आपका आएगा वो 55 लाख का आएगा। अब मैंने से बोला जी टैक्स की कैलकुलेट कर लो, टैक्स उसने बोला दोनों तरह से कर लो। तो टैक्स के लिए आप अलग, पहले मेथड 1 फिर मेथड 2। पहले मेथड के हिसाब से मेरा 55 लाख की इनकम आएगी विदाउट इंडेक्सेशन, 55 मल्टीप्लाइड बाई 12.5%, 55 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12.5%, मेरा टैक्स बनेगा 6.875, 6.875, 6,87,500 रुपए का, 6,87,500 रुपए का मेरा टैक्स बनेगा, राइट। 12.5% किस पर? 55 लाख पे। तो मैं यहां पर 6.8 की जगह 9 लाख लिख दूं राउंड करके, टैक्स में लिख दूं राउंड है। और दूसरा, अच्छा दूसरा मेथड भी तो निकाल लो पहले। दूसरे मेथड के हिसाब से कितना बनता? 9.2 लाख, 9.2 लाख, 9.2 लाख। तो मैंने देखा जी इन दोनों में लोअर कौन सा है? 6.87, 9.2, 6.87, तो मैंने बोला जी 6.87 लाख, ये मेरा टैक्स बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज थोड़ा सा गौर करना,
पहले सिस्टम के अंदर क्या मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा था? 46 लैक्स मेरी इनकम आ रही थी निकल के, सरचार्ज 50 लाख तक कोई नहीं था। इंडेक्सेशन करा के मैं अपने सरचार्ज से भी बचने के चांसेस थे। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स इन्होंने बोला जी टैक्स की कैलकुलेशन जब करोगे तब देख लेना कौन सा फायदेमंद है, लेकिन जब इनकम की कैलकुलेशन करोगे नो इंडेक्सेशन, इनकम की कैलकुलेशन होगी नॉर्मल, टैक्स की कैलकुलेशन दोनों तरह से देख लेना, जो बने वो ले लो। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरी इनकम को इन्होंने बढ़ा दिया, इनकम को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। और इस इंक्रीज करने से फ्रेंड्स यहां पर मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया 10% का। पकड़ पा रहे हो इस चीज को फ्रेंड्स? अभी तो देखो यहां पर सरचार्ज ऐड करके भी कम आएगा, लेकिन फ्रेंड्स एक सिचुएशन आपको आ सकती है, एक सिचुएशन आपको यहां पर आ सकती है। क्या? जब आपके पास ये सरचार्ज, जब आपके पास टैक्स लायबिलिटी, जब आपके टैक्स लायबिलिटी यही फायदेमंद होगी, यही फायदेमंद होगी। लेकिन आपका क्या होगा फ्रेंड्स? क्योंकि आपको फ्रेंड्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए और वो सरचार्ज के लेवल में एंट्री कर जाए, आपको सरचार्ज भी एडिशनल देना पड़ जाए। कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है फ्रेंड्स। यहां इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने सरचार्ज एप्लीकेबल करवा दिया। यहां अगर वो सीधा सीधा ये बोल देते कि आप पुराने सिस्टम में जाना चाहते हो तो पुराने के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला, उन्होंने बोला टैक्स की कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन इनकम विदाउट इंडेक्सेशन निकलेगा, इनकम विदाउट इंडेक्सेशन निकलेगा। और इनकम विदाउट इंडेक्सेशन निकाल के उन्होंने आपकी इनकम को इंक्रीज करा दिया। और इनकम इंक्रीज कराने के पीछे पर्पस, टैक्स तो वैसे भी फ्रेंड्स मैं दोनों में से कैलकुलेट करूंगा, जो बेनिफिशियल होगा दे दूंगा। तो इस इनकम को इंक्रीज कराने के पीछे पर्पस सरचार्ज में एंट्री हो सकती है। ठीक है, यह चीज आई होप क्लियर होगी। और इतनी चीज नहीं समझ में आई तो इग्नोर मार देना। ठीक है, चलो जी। तो क्या करना है फ्रेंड्स? अब रूल समझ लो अपने हिसाब से कि अगर मैंने एसेट परचेज की, किसने? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ने कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज की 23 जुलाई 2024 से पहले, लेकिन उसको सेल किया 23 जुलाई 2024 के बाद, तो उसको क्या करना है? कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से करनी है, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन करते टाइम वो दोनों तरह से टैक्स को कैलकुलेट करेगा, विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन में फ्रेंड्स आपको ये पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, नीचे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद दोनों में जो फायदेमंद हो वो आप टैक्स यहां पर ले लेना, और उसके ऊपर फिर इनकम के हिसाब से सरचार्ज और एजुकेशन सेस वो सब आपको लगाने हैं। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट? क्लियर? चलो जी वापस आ जाते हैं। राइट, पढ़ लेते हैं एक बार प्रोविजन को फिर से। तो लैंड बिल्डिंग बोथ परचेज्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 बट ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी केस है वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होगा, जैसे शॉर्ट टर्म किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, केवल दिक्कत यहां लैंड बिल्डिंग में है। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ while computing tax on long-term capital gain on transfer of land or building or both has the option to take benefit of indexation under section 112 in respect of long-term capital gain arising on transfer of land or building or both which is acquired before 23 July 2024 and transferred on or after 23 July 2024. Accordingly, long-term capital gain on transfer of such land and building or both are subject to lower 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन, या फिर 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड विद इंडेक्सेशन। वो कह रहा है या तो 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, दोनों कैलकुलेट कर लो, जिसमें आपको फायदा नजर आए वो ले लेना। ठीक है, विद इंडेक्सेशन 20% टैक्स का रेट, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। वो केवल किस केस में? लैंड और बिल्डिंग किसने बेची है? रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ। खरीदी कब थी? 23 जुलाई 2024 से पहले। बेची कब है? 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, बस। ठीक है, चलो जी। इट मे बी नोटेड दैट दिस बेनिफिट टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ इज टू बी गिवन ओनली वाइल कंप्यूटिंग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। वो कह रहा है ये बेनिफिट केवल टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे देना है, यानी कि जो गेन की कैलकुलेशन होगी तब नहीं। गेन की कैलकुलेशन तो नॉर्मल होगी, कोई इंडेक्सेशन नहीं है। ठीक है, and not while computing income under the head capital gain.
विच वुड फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. Thus, फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट टू बी गिवन. कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देना. अभी एक क्वेश्चन करेंगे. फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन to be included in gross total income, indexation benefit is not to be given in case of resident individual HUF transferring land or building both on or after 23 जुलाई 2024 which was acquired before 23 जुलाई 2024. ठीक है. अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन बिल्कुल वही. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस सेलिंग एक्सपेंस. ये हो गया लॉन्ग टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की तरह है. टैक्स कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स कैलकुलेशन इफ ऑप्टेड फॉर विदाउट इंडेक्सेशन. अगर विदाउट इंडेक्सेशन ऑप्ट किया तो क्या करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, जितना भी गेन आया उस पर 12.5% सीधा निकाल दो. लेकिन अगर उसने इंडेक्सेशन के लिए ऑप्ट किया, कहता है मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे मैंने किया था 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376 डिवाइड बाई 200. जिस साल बेचा उस साल से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई जिस साल खरीदा. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मान लो 5 साल पहले मैंने उसके ऊपर 2 लाख रुपए और लगाए, तो मल्टीप्लाई आज बेचा 376 डिवाइडेड बाई 5 साल पहले इंडेक्स क्या था, सपोज उस टाइम इंडेक्स था 300, तो 300 से डिवाइड करो. सेलिंग एक्सपेंस तो आज ही किए होंगे, तो इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा. ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इस पर 20% टैक्स निकाल के कैलकुलेट करो. ऐसे भी निकाल लो, ऐसे भी निकाल लो, दोनों में जो कम हो वो टैक्स की पेमेंट कर दो. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी? जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई करो इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर्ड. मेरे केस में 376. आपको ये इंडेक्स चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. ये इंडेक्स चार्ट आपके एग्जाम में दिया होगा. जिस साल का इंडेक्स आपके काम का है ना, उस साल के इंडेक्स आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में. तो आपको याद नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा याद करना है वो एक 376 याद कर लेना, जो अपने ईयर का है, जो अपने 25-26 से रिलेटेड है. बस वो याद कर लेना 376. बाकी सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में आएंगे. ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप वो पूरा चार्ट रट के जाओ. ठीक है. डिवाइड करना है इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वॉज परचेस्ड. जिस साल में परचेज किया उससे डिवाइड करो और जिस साल में बेचा उससे मल्टीप्लाई करो. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेम ऐसे ही निकलेगी. इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी की? इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर्ड 376 और इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच कॉस्ट वाज इनकर्ड, किस साल में पैसा लगाया. तो मेरे इस एग्जांपल में 300 मैंने लिया है ऐसे, तो यहां 300 हो जाएगा. ठीक है. ये पूरा चार्ट दिया हुआ है. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस चार्ट को रेफर करना, और एग्जाम में आपको ये चार्ट दिया होगा. ये चार्ट पूरा नहीं दिया होगा, बट जो रेलिवेंट है आपके लिए वो निकाल के इसमें से आपको दिए होंगे. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं. मिस्टर रोहन परचेज्ड वन हाउस 29/6/2017. 29/6/2017 मतलब कब खरीदा? 23 जुलाई 2024 से पहले, 12 लाख रुपए का. एंड कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट फ्लोर 25/6/2018 को पहला फ्लोर उसमें बनाया 7 लाख रुपए का. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 7 लाख. और हाउस को बेच दिया 15 अक्टूबर 2025, 25-26 इस साल बेच दिया 85 लाख का. एंड इन्वेस्टेड 2.5 लाख इन LIC, कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी. हाउस इज सोल्ड आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. तो हैसेट कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म. कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करो जी. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 85 लाख. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख रुपए एज इट इज. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 7 लाख एज इट इज. उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया जी? 66 लाख. ग्रॉस टोटल इनकम 66 लाख. डिडक्शन डिफॉल्ट का केस है तो डिडक्शन कोई नहीं मिलेगी, 0. टोटल इनकम 66 लाख. अब करो टैक्स की कैलकुलेशन. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? टैक्स लायबिलिटी निकलेगी टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वो यहां पर नहीं निकलेगी, सी वर्किंग वीलो, क्योंकि इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी आपको. विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों दिखाने पड़ेंगे, और जो बेनिफिशियल होगा वो मैं यहां पर ले लूंगा. तो अब देखो वर्किंग नीचे, वर्किंग ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपकी वर्किंग का पार्ट होगा जो आपको बना के दिखानी है वहां पे नीचे, राइट. वर्किंग ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन में 66 लाख की जो मेरी अर्निंग है ये विदाउट इंडेक्सेशन वाली है. तो मैंने एज इट इज ले लिया 66 लाख और इस पर 12.5% निकाल दिया. और इस 12.5% में फ्रेंड्स आपको याद होगा 4 लाख रुपए जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप यहां से कम कर सकते हो. 4 लाख रुपए तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगता. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था
कि कैपिटल गेन से हमें बेसिक एग्जेम्पशन अलाउड है, तो आप क्या करोगे, 66 लाख में से 4 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन है जिस पर मेरा कोई टैक्स नहीं लगता, वो यहां से रिड्यूस करोगे, उस पर 12.5% निकालोगे, 7,75,000। दूसरा, फिर निकालेंगे विद इंडेक्सेशन। यहां आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का मैंने घर बेचा, 85 लाख। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करो, 12 लाख को मल्टीप्लाई करो, कब, 17-18 का इंडेक्स निकालो। 17-18 का मैंने इंडेक्स देखा जी, 17-18 में मैंने घर खरीदा था, 272 उस टाइम इंडेक्स था, तो 272 से डिवाइड करना है और 376 से मल्टीप्लाई करना है 12 लाख को। 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376 डिवाइडेड बाई 272, ये आ गया जी कितना, 16,58,823। सेम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 18-19 का 7 लाख का, 18-19 का इंडेक्स मैंने देखा ऊपर 280 मल्टीप्लाइड बाई 376 इस साल का, राइट, तो आ गया जी 9,40,000। तो 85 लाख माइनस 16,58 माइनस 940, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया दूसरे मेथड से, पुराने वाले मेथड से 59 लैक्स, और 59 लैक्स पे 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगी, वो यहां भी मिलेगी। 59 माइनस 4 जो भी बचा उस पर 20% निकाला जी मैंने, 11 लाख। अब दोनों में कंपेयर किया कि ये वाला या ये वाला, तो निकल के आया जी विदाउट इंडेक्सेशन मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो लिख दिया जी टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन इज बेनिफिशियल टू दी एसएससी 7,75,000। तो ये 7,75,000 मेरी ऊपर कैलकुलेशन में चले गए। सरचार्ज लगेगा 10%, 66 लाख, सरचार्ज लगेगा 10%, 77,500। टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 8,52 दोनों का टोटल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 8,52 का, 8,86,600 की मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, क्लियर। आपको दोनों तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, राइट। अगर सो शॉर्ट टर्म है तो कुछ सोचना ही नहीं। शॉर्ट टर्म के केस में तो फ्रेंड्स कुछ सोचना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म के केस में तो जैसे करते थे नॉर्मल, सेल माइनस परचेज, बस खत्म बात। सेल माइनस परचेज करनी है और कुछ नहीं करना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के केस में। लॉन्ग टर्म जब आएगा तो लॉन्ग टर्म के केस में अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ का केस आ जाए और वो भी लैंड और बिल्डिंग का केस हो और वो भी खरीदी हो 23 जुलाई 2024 से पहले और बेची 23 जुलाई 2024 के बाद, तब डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन होगी। अदरवाइज सारे लॉन्ग टर्म के केसेस में भी वैसी ही कैलकुलेशन है, बस टैक्स रेट का फर्क है। लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट टर्म पे स्लैब, लॉन्ग टर्म पे 12.5%। लेकिन अगर शेयर्स का केस है तो शॉर्ट टर्म पे 20%, शॉर्ट टर्म पे फिर स्लैब नहीं है, फिर 20% है, और लॉन्ग टर्म पे 1,25,000 के ऊपर जितना भी है 12.5%। एसेट परचेज की लैंड या बिल्डिंग 23 जुलाई 2024 से पहले किसने, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ ने, बेची कब, 23 जुलाई 2024 के बाद, तब आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन फिर भी नॉर्मल होगी, नॉर्मल तरीके से विदाउट इंडेक्सेशन, राइट। उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा वो उतना मैं टैक्स पे कर दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एग्जांपल ये और देख लेते हैं। मिस्टर रोहन परचेज्ड वन हाउस ऑन 1/6/2024, 5.5 लाख रुपए का 1/6/2024 को एक घर खरीदा है। ही कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट फ्लोर, 2004 को खरीदा है, पहला फ्लोर उसने बनवाया 15/9/2023 को बाय इनकरिंग 5 lakhs एंड कंस्ट्रक्टेड सेकेंड फ्लोर 1/11/2014 को 7 लाख रुपए सेकेंड फ्लोर में लगा दिए और थर्ड फ्लोर में 1 नवंबर 2016 को 8 लाख रुपए लगा दिए। फाइनली इस घर को उसने बेच दिया 15 मई 25 को 56 लाख रुपए का। सेलिंग एक्सपेंस वर 1% ऑफ सेल प्राइस। ही हैज डिपॉजिटेड 2 लाख इन LIC। इसको तो भूल ही जाओ, ये तो कंफ्यूज करने के लिए लाइन लिखी होती है। जब तक क्वेश्चन ऑप्शनल टैक्स रिजीम का ना हो तब तक इसको इग्नोर करते रहना और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कभी लास्ट लाइन में लिखा हो कि ये ऑप्शनल के हिसाब से सॉल्व करना है, बिल्कुल लास्ट में, और लास्ट की लाइन हम कई बार इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन के। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 56 लाख में मैंने घर को बेच दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5.5 लाख में मैंने घर को खरीदा 1/6/24 को। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फर्स्ट फ्लोर 5 लाख लगा दिए, सेकंड फ्लोर में 7 लाख लगा दिए, थर्ड फ्लोर में 8 लाख लगा दिए और 1% 55 लाख का सेलिंग एक्सपेंस, मोस्ट प्रोबेबली डीलर का कमीशन होगा, बट जो भी है सेलिंग एक्सपेंस है 56 लाख रुपए, 56,000 रुपए।
56 लाख माइनस इन तीनों को किया, 29,94,000 रुपए का कैपिटल गेन आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम 29,94 की बनी, 29,94। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए नीचे वर्किंग दी हुई है। वर्किंग में दोनों काम करूंगा। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन में 29,94 में से 4 लाख की छूट मिलेगी, 12.5% के हिसाब से 324,250 का टैक्स बनता है। दूसरे मेथड में टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, टैक्स विद इंडेक्सेशन। अब यहां पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 56 लाख, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5.5 लाख। 4-5 में खरीदा था, उस साल का इंडेक्स उठा लो, 25-26 में 376 फिक्स है। तो आपका जिस साल में सेल किया वो 376 फिक्स है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं 376 याद कर लेना, बस ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे तो 376 भी आपको उसमें दिया होगा, और अगर एग्जाम में गलत दिया हो तो उसी गलत से कैलकुलेशन करके आना। ये मत सोचना 376 था। ये तो मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर ने अगर बोल दिया कि इंडेक्सेशन ये है, कैलकुलेशन आपकी उसी इंडेक्सेशन पे होगी। अपनी तरफ से सही मत कराना उसे, वरना क्वेश्चन गलत कराओगे। ध्यान रखना, कई बार हम इंडेक्सेशन याद कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ और लिख दिया, इंडेक्सेशन आईडीए से लिख दिया एक। अब मैं सोचता हूं ये तो आईडीए से गलत है, मैं तो सही लगा के आऊंगा। दिमाग मत लगाना, एग्जामिनर ने बोल दिया है कि ये इंडेक्सेशन लेना है तो बस यही लेना है। जो याद करके गए हो भूल जाओ, इसीलिए याद ही नहीं करने, बस 376 याद कर लो, ठीक है। 5.5 लाख इंटू 113 डिवाइड बाई 376, 18 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फर्स्ट फ्लोर बनवाया 5.5 लाख का 13-14 में, 13-14 का इंडेक्सेशन 220 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 376, 5.5, 854 आ गया। थर्ड फ्लोर बनवाया कब, 14-15 में, 240 उस टाइम का इंडेक्स, मल्टीप्लाइड बाई 376, 7 लाख पे 10,96,000 रुपए। 56 लाख माइनस 18 माइनस 854 माइनस 1056, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्ड फ्लोर, राइट। अच्छा ये आ गया थर्ड फ्लोर का 1139, ये भी आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस 55 लाख का 1%, 56,000, 55 लाख है 56 है, एक मिनट देखना जरा, नीचे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 56 लाख थे ना, रुको कहां गया, हाँ 56 लाख था ना, हाँ 56 लाख है, 56 लाख है। तो ये थोड़ा ठीक कर लेना फ्रेंड्स, इसमें आप ये 1% ऑफ 55 लिखा है ना, इसको 56 कर लो। कैलकुलेशन में 56 ठीक ले रखा है, यहां पर 55 लिखा है, इसे 56 कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। 56 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 623, राइट। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 623 में से 4 लाख की छूट मिलेगी, उस पर 20%, 44,000। तो पहले केस में कितना आया था, 324 विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन में 324 और विद इंडेक्सेशन में 44,000। देखो यहां पर फायदा विद इंडेक्सेशन में आ रहा है। जो मैं कह रहा था ना, कुछ सिचुएशन आ सकती है, देखो डिपेंड करेगा आप जब कैलकुलेट करोगे, आप जज नहीं कर सकते, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करके निकालो कि कौन से में बेनिफिट है। टैक्स विद इंडेक्सेशन इज बेनिफिशियल टू दी एसएससी 44,661। तो मेरे को यहां पर कितना टैक्स लेना है, लो जी 44,661 जो सी वर्किंग बिलो था, उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाओ 4%, टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलेगी 46,288 बी 46,450 का मेरा राइट फाइनल टैक्स बनेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसको देख लेना, इसके और भी क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं, आगे आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। वो प्लीज उनको कर लेना, ठीक है, उनको प्लीज कर लेना। और कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट परचेज बिफोर, चलो इसके आगे का फ्रेंड्स अगली क्लास में करेंगे। अब इसके आगे का अगली क्लास में, आज का एक रिवाइज करवा देता हूं, बस एक रिवीजन करवा देते, क्विक रिवीजन 5 मिनट क्विक रिवीजन। कैपिटल गेन का चैप्टर फ्रेंड्स आज स्टार्ट हुआ है। कैपिटल गेन दो तरह की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सी होंगी, दो कैटेगरी शॉर्ट टर्म के अंदर, एक शेयर्स वाली और एक अदर देन शेयर वाली। शेयर के अंदर जो शेयर बेस्ड फंड है, इक्विटी फंड है या यूनिट्स है, वो भी उसमें आएंगे। मैं वर्ड शेयर बोल रहा हूं बट वो भी आएंगे उसके अंदर, राइट। तो एक शेयर वाली, एक विदाउट शेयर वाली। शेयर वाली 12 महीने या उससे कम, शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म। विदाउट शेयर वाली अदर एसेट्स, घर, मकान, दुकान, गोल्ड, 24 महीने या उससे कम, लॉन्ग टर्म, उसके बाद शॉर्ट टर्म, ठीक है। टैक्स का रेट शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म शेयर्स वाला है, सेक्शन 111A, सेक्शन 111A, कितना टैक्स 20%। अगर नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म है, मकान, दुकान, घर, प्रॉपर्टी, एसेट, कोई और एसेट है, तो वो कितना जाएगा स्लैब के हिसाब से। लॉन्ग टर्म मेरा 112A शेयर वाला 112A 12.5%, लेकिन यहां पर 1,25,000 रुपए की छूट मिलती है। और अदर देन शेयर वाला है
तो 12.5% टैक्स है, बट कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है यहां पर, ठीक है, ये लगेगा। फिर बात आई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का सीधा सा मेथड, भाई कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो मेरा सेल प्राइस है उसमें से माइनस कर दो क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस कर दो सेलिंग एक्सपेंस, जो बचा वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन के ऊपर मुझे टैक्स देना है। फिर बात आई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी दो कैटेगरी, एक कैटेगरी इंडिविजुअल एचयूएफ, कौन से, रेजिडेंट, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, लैंड और बिल्डिंग परचेज की एक 23 जुलाई 2024 से पहले लेकिन बेची 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद, तो ये एक कैटेगरी हो गई। और दूसरी कैटेगरी बाकी सारे केसेस, कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट हो या लैंड और बिल्डिंग भी है 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है, तो वो भी कैसे, शॉर्ट टर्म की तरह, कैसे शॉर्ट टर्म की तरह, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस 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 बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर 23 जुलाई 2024 के बाद का केस है, खरीदी 23 जुलाई 2024 से पहले, बेचा 23 जुलाई 2024 के बाद, किसने, रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ, और क्या एसेट है, लैंड या बिल्डिंग या बोथ, उस केस में आपकी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन तब भी वैसे ही होगी, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन तब भी वैसे ही होगी, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो उसको नीचे वर्किंग में दिखाओगे और क्या करोगे, दोनों तरह से कैलकुलेट करोगे, विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, और जिसमें दोनों में टैक्स कम आएगा उतना टैक्स आप ऊपर ले लोगे, ठीक है जी। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने आज पढ़ा, आई होप क्लियर होगा। कुछ डाउट रहे कल की क्लास में पूछ लेना, कुछ डाउट रहे अभी भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं। क्लासेस फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है जी। चलो अपने फ्रेंड्स जो इस लाइव फ्री क्लासेस में इंटरेस्टेड हो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। देखो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे थोड़े थोड़े प्रोविजन आते रहेंगे इससे रिलेटेड, कैलकुलेशन ऐसी होनी है सारी। अब क्या होगी, आगे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं है, मैं तो देखो आपके सामने पढ़ देता हूं, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम देना है आपको। तो आपका काम क्या है, जो क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं या जो मैं छोड़ भी रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को खुद अपने रजिस्टर में सॉल्व करो, अपनी कॉपी में सॉल्व करो बिना देखे, और फिर अपने आंसर को मैच करो। सही आंसर आया, गलती हुई तो गलती हुई कहां हुई उसको चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। एग्जाम आपको देने हैं और एग्जाम देने के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ये जितने भी नोट्स हैं फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं मैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।